इंडियन लोकतंत्र में, सॉरी अमेरिकन लोकतंत्र में। अब एक सवाल तो ये आया कि लोकतंत्र और ओलिगार्की का क्या प्रश्न जोड़ है। एक बात, एक ओलिगार्की कैसे आ गया, जब पहले कैपिटलिज्म था, कारपोरेट को था, ओलिगार्की कहाँ से आ गया। तो ओलिगार्की का जो रेफरेंस है सबसे पुराना मिलता है अरिस्टोटल के वक्त, रूल बाई फ्यू, कि जहाँ कुछ लोग राज करें वो ओलिगार्की, और जहाँ पर एक आदमी राज करेगा मोनार्की, और जहाँ पर ज़्यादा लोग राज करें वो डेमोक्रेसी। उस वक्त की बात है जे जब ओलिगार्की शब्द जो है वो चला। अब ये तीन पक्षी या तीन रूपी चीज़ है कि राष्ट्रवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र। ये एक ही चीज़ के तीन पक्ष हैं। पूंजीवाद कहो तो दो ऑटोमेटिक साथ जुड़े हैं, डेमोक्रेसी कहोगे तो भी दो जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवाद कहोगे तो भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे ये पूंजी का विकास हुआ, तो जैसे साथी पहले बोल जाएंगे कि जो पॉलिटिशियन थे ना, ये पूंजी के एजेंडे के कैरियर थे, उसके वकील थे, उसके प्रचारक थे कि ये तुम्हारा विनाश नहीं कर रहे हैं, ये जंगल नहीं उजाड़ रहे हैं, ना ना, ये तो आपकी सेवा करने आए हैं, आपको कपड़ा बना के देंगे, आपको फलानी चीज़ देंगे, दूसरा देंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ देंगे जी, आप कहते सेवकी हैं भाई। इसलिए अगर ज़्यादा काम भी लेते हैं कोई बात नहीं, काम करते जाओ। तो वो जो उनके एडवोकेट थे वो पॉलिटिशियन, और फिर वो ऐसा सिस्टम चाहते थे जिसमें पूंजी को रेगुलेट किया जाए। लेबर को रेगुलेट नहीं करना है, नोटेड, किसानों को रेगुलेट नहीं करना है, जनता को रेगुलेट नहीं करना है, उन्होंने रेगुलेट देखना है कि पूंजी का कहीं नुकसान ना हो। जो चीज़ पूंजी का में रुकावट आएगी उसको हटा देंगे। पूंजी के सामने रुकावट लेबर आए हटाएंगे, पूंजी के रुकावट में किसान आए तो हटाएंगे, पूंजी के सामने मध्यम वर्ग आए तो हटाएंगे, पूंजी के सामने एक कोई जन मूवमेंट आ गए तो हटाएंगे। अगर इतनी जन मूवमेंट आ जाएगी जो पूंजी को पलट दे तब बात बिगड़ती है। इसलिए वहाँ पर आकर के ओपिनियन बनती है, इम्पॉर्टेंस बनती है जनमत की, कि पब्लिक ओपिनियन और पूंजी के हक में ओपिनियन बनाने वाली सियासी पार्टियाँ। और जब ये पूंजी वाली छोटे थे तब तो राजतंत्र इनका फैसला करता था कि स्टील वाले को क्या, कपड़े वाले को कैसे डील करना है, रबड़ वाले को कैसे डील करना है, पेट्रोल वाले को कैसे डील करना है, ऑटोमोबाइल वाले को कैसे डील करना है। तब वो सबके लिए अपना अपने कंट्री के मुताबिक देता था उसको पैटर्न। जैसे जैसे ये कारपोरेशन के रूप में बदलाव, फिर मेगा कारपोरेशन बन गई। अब मेगा कारपोरेशन जो है वो एक चीज़ रेगुलेट नहीं करती, हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें देख रही है। जैसे आपके एग्जाम्पल दे देते हैं कि हमारे यहाँ एक किस्सा ले लो आप इसका, अडानी का ही। एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं, फॉर्चून ऑयल है उसका, फॉर्चून आटा भी है, जे साइलो भी है, सोलर भी है, थर्मल हैं, कोल माइंस हैं, क्या नहीं है। दूसरी तरफ जियो है, जियो पर वो अपना पेट्रोल इंडस्ट्री है, गैस फिलिंग है, और कई काम है। वो इसका वो ट्रेंड है जो आजकल फैशन का चला हुआ है ना, क्या उसका वो कपड़े आते हैं ट्रेंड वाले, रिलायंस ट्रेंड, कपड़े फैशन इंडस्ट्री में है ये, जिसका मतलब वो सब कुछ कंट्रोल किए हुए है। तो जो पेट्रोकेमिकल कंट्रोल करते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर, ये है वो पूंजीवाद जो ओलिगार्क फार्म के सारी सोसाइटी के हर आइटम को वो डील कर लेता है, हर आइटम को रेगुलेट करता है। वो एक नई फार्म है, और वो नहीं चाहता कि अब मुझे राजनीति के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। इसलिए वो चाहता है कि हमसे पैसे लो और हमका काम करो, और इतनी नज़दीकी बन जाती है। और कई बार वो खुद आ जाते हैं, और ऐसी जगह आते हैं जैसे अमेरिका में एलन मस्क का डॉगी, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुन लो, वो अमेरिका के संविधान में ऐसी कोई बॉडी नहीं है
कि जो अमेरिका के गवर्नमेंट को एफिशिएंसी इवैल्यूएट करे और निकाले आदमियों को, वो संविधान के ऊपर ना उस पर कोर्ट बैठ सकता है, ना उसको कांग्रेस पूछ सकती है, ना उसको सेनेट पूछेगी, ना उसको रिप्रेजेंटेटिव पूछेंगी। तो जब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लगा देते हो आप, ये ऑलिगार्की की सबसे बड़ी खतरनाक फॉर्म है कि ऐसी बॉडी ले आओ जो पूछे किसी को नहीं, जिसका जो किसी के सामने अकाउंटेबल ना हो। जैसे इंडिया में सियासी पार्टियां, हर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट CAG के सामने अकाउंटेबल है, उसका ऑडिट होता है। प्राइवेट कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है। ये दो बातें तो है ना सबको पता कि प्राइवेट कंपनियों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं और गवर्नमेंट का ऑडिट CAG करता है। अब बताओ पार्टियों का ऑडिट को करता है? पार्टियों का पैसे का अकाउंट कहाँ है? ये भी ऐसी बॉडी है इंडिया में जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसी के सामने जवाबदेही कोई नहीं है। जब वहाँ डायगी है, जहाँ पर पार्टियाँ हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं। जिसका मतलब जब हम ये सोचे बगैर आगे पे ओवर जनरल लाइन लेते हैं, ओवर जनरल लाइन ऐसे कि जैसे ये अपने प्रिंसिपल साहब एक कल बाल सर आदि को टेलीफोन कर रहे थे किसी के साथ, तो कह रहा था पता नहीं किसका मैसेज आया। मैं किसका मैसेज यार? वो बारिश हुई है ना, तो सूअर आते हैं शिकार के लिए, तो मैसेज आता हमें शिकार पर जाना पड़ेगा। तो कहने का मेरा सुनाने का मतलब ये है कि जो शिकार करने जाना है उसका सामान आपके पास चाहिए। शिकार करने जा रहे हैं आप शेर का और ले जाते हो रिवॉल्वर, तो काम तो नहीं बनेगा भाई साहब। शिकार करने जाते हो हाथी का, शिकार करने जाते हो लुमड़ी का, तो हर एक के लिए अलग अलग वेपन्स हैं। ऐसे ही आर्मी में कि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो उनके सामने टारगेट होता है, पे इसको फायर करो आप, ये है टारगेट वाला। एयरफोर्स के लिए आप एंटी एयरक्राफ्ट गन का वो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके सामने जहाज़ के पीछे एक बड़ा वो लगाया होता है, टेंट सा तंबू कह लो आप, पे जे जहाज़ उठ रहा है, जहाज़ के पीछे इसको फायर करो आप। तो वो जो टारगेट है, टारगेट बगैर पीपल मूवमेंट नहीं बनती, ओवर जनरलाइजेशन से कोई डायरेक्शन नहीं बनती। इसलिए अगर हम चीज़ों को ओवर जनरलाइज कर दें तो काम नहीं बनेगा। एक बात और, फिर आते हैं दोबारा ऑलिगार्की पर। नेचुरल सोर्सेज की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड को ऑलरेडी पूंजीपतियों ने डिवाइड करके रखा है। वो हमसे पहले हुआ है डिवाइड, हमारी मर्जी के मुताबिक तो हुआ नहीं है। और हर टोपोग्राफी में कोई ना कोई स्पेसिफिक मिनरल है, हम उसको इस्तेमाल करें या ना करें। जैसे इंडिया के रेफरेंस में जहाँ साउथ में थोरियम बहुत है, थोरियम एक वो मिनरल है जिससे आप अलग टाइप का वो न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं, और बड़ा हल्का है वो, उसको थोड़ा इनरिच करने में टाइम लगता है, जहाँ ज़्यादा कास्ट आती होगी, तो इसलिए इन्होंने यूरानियम वाला ले आया कि कच्चा माल भी वहाँ से आएगा, जहाँ भी होगा विस्फोट भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एलिमेंट हर दुनिया में हर जगह है, और वो अनइवन है, अनइवन है। जैसे चाइना के पास वो रेयर अर्थ एलिमेंट है, यूक्रेन के पास रेयर क्रिटिकल एलिमेंट है, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट है। तभी तो ट्रंप कहता है यूक्रेन को इतने पैसे दे दिए, तो कहता है अच्छा करो माइनिंग आकर के। चाइना ने अपना रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट अमेरिका को बंद कर दिया जब चिप का बाहर चला। तो इसका मतलब कि ये नेचुरल सोर्सेज ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया है, हमारी इच्छा नहीं है ये। हाँ, मिडिल ईस्ट इतना सा पेट्रोल से भरा है ना, और पेट्रोल का कुआं सऊदी अरबिया का, यूएई का है कि ईरान का है। वहाँ राष्ट्रवाद नेचुरल सोर्सेज से ही ऑपरेट हो रहा है, वहाँ आकर के ओनरशिप किसकी है? इसका मतलब ये है कि ये एक जो चला आ रहा है, अब उसका अल्टरनेटिव क्या हो कि जब पूंजी ने एक वो मेगा कारपोरेट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, अब उसकी कुछ मिसालें आपके सामने हैं कि कुछ तो आई गई हैं जो सुखदेव ने दी है कि एलन मस्क तो आ गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे चीफ
कि जो ट्रंप की गवर्नमेंट का भी ऑडिट करेगा कि इनमें एफिशिएंट कौन और इनएफिशिएंट कौन है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म को, अधिनायकवाद। ओलिगार्की के साथ जुड़ा हुआ है अथॉरिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद। वो अधिनायकवाद वो है जो संविधान के होते हुए भी नहीं मानेंगे इसको, या अपने मुताबिक चला देंगे। जैसे कि अमेरिका में जब वो हुआ ना वाटरगेट स्कैंडल, जब वो निक्सन वगैरह किसी की बातें सुनते रहे तो अपोजिशन वाले को हरा दिया वो। उसके बाद वहाँ ये फैसला किया वहाँ की कांग्रेस ने कि हर डिपार्टमेंट में सरकार के इंस्पेक्टर होंगे, और वो सरकार के इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में जो होंगे वो इंडिपेंडेंटली इसका ऑडिट करेंगे। अपॉइंटमेंट उनकी प्रेसिडेंट करता है, अप्रूवल उनकी कांग्रेस करती है। और ट्रंप ने क्या किया कि वो 17-18 जो एजेंसी थी उनके सबके इंस्पेक्टर जनरल को 30 दिन का नोटिस दिए बगैर हटा दिया। ये अथॉरिटेरियनिज्म प्लस ओलिगार्की, ये दोनों चीज़ें मैं नहीं मानता संविधान को। इस पर खुद केस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी कर दिया वहाँ के, कि अब नहीं ये इसको पनिशमेंट दी जा सकती क्योंकि जो प्रेसिडेंट बनने वाला है और बनने से पहले किया। और उसके वृक्ष में उसने जब 1500 आदमी जिसने 6 जनवरी को हल्ला किया था, जिनमें कुछ कन्विक्टेड भी थे, सबको लेट ऑफ कर दिया। इसका मतलब जब कोई प्रेसिडेंट रूल एंड लॉ को तोड़ करके डिसऑर्डर के लिए सपोर्ट करे, उसको अथॉरिटेरियनिज्म और ओलिगार्की भी कहेंगे। ऐसे ही चाइना के साथ 4-5 कंपनियां हैं। जो चाइना की कंपनी जैसे हवाई है, डीएमबी है, और एक और है वहाँ की ये अभी नई आई है डीप सीक, और एक और 4-5 हैं। ये पूरी चाइना की मेड इन चाइना का पूरा प्रचार करते हैं। और जी अलीबाबा आज वो ये साइबर वाली ये सारी कंपनियां जो हैं, इसका वो वन रोड वन बेल्ट वाला इनिशिएटिव को या दूसरा वो सब का पूरा प्रचार करती हैं, और फुल सपोर्ट है वहाँ ओलिगार्की की और वन पार्टी सिस्टम की। ऐसे ही एग्जांपल आपको इंडिया की तो आपको पता ही है, अंडानी और अमानी। साउथ कोरिया की 4 कंपनियां हैं भाई, और वो सब जानते हैं आप। एक सैमसंग जो मोबाइल हमने लिए हुए हैं, एक हुंडई जो गाड़ियां हम लेते हैं, एक एलजी जिसके टीवी वगैरह और वो वॉशिंग मशीनें आती हैं, और एक है वहाँ एसकेएम। 4 कंपनियां के पास 40% जीडीपी है साउथ कोरिया की। अब बताओ जहाँ वो प्रेसिडेंट बनेगा, जब 40% जीडीपी 4 कंपनियां होल्ड करती हैं, तो जहाँ कहेगा वहाँ तक करेगा। रशिया में पेट्रो कंपनी, तो रशिया का जो पेट्रो कंपनी है वो तो पता है। और जॉर्जिया जहाँ का प्रेसिडेंट खुद खरबपति है और प्रेसिडेंट भी है। अब इस किस्म का जब आपको नजर आता है, और हिंदुस्तान में तो जो 71 मिनिस्टर हैं सारे, उसमें 70 जो हैं वो करोड़पति हैं। और जहाँ 80 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हों 5 किलो राशन के लिए, हालांकि स्टैंडर्ड 10 किलो है, 5 किलो देंगे। 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़ लोग लेने के लिए तैयार हैं। और एक सर्वे और आया है कि 1 अरब इंडिया का आदमी 100 करोड़ जिसकी परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं है, 40 करोड़ ही हैं। उन 40 करोड़ में कुछ अमेरिका के वो कस्टमर बन जाएंगे 4-5 करोड़, और कुछ चाइना के कस्टमर, और कुछ बेचारे लोकल लोगों के कस्टमर। इस तरीके से इंडिया की जो मार्केट की हवा थी पुरानी, वो सारा बलून इसका फट गया है। अब दोबारा उस बात पर आते हैं कि अमेरिका जो प्रेसिडेंट जो चला रहा है, प्रेसिडेंट ये किस प्रोजेक्ट पर, वहाँ एक बना है प्रोजेक्ट 25। प्रोजेक्ट 25 वहाँ का ये मॉडल दिया है कि जुडिशरी भी जो प्रेसिडेंट को कोसती है, जब प्रेसिडेंट के खिलाफ केस चलती है, ये भी प्रेसिडेंट के अंडर होनी चाहिए। इसका मतलब जुडिशरी की जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस
वो पहला केस बता दिया कि वहाँ के फेडरल कोर्ट ने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट के जितने केस हैं वो सब लेट ऑफ कर देंगे, कोई सिया नहीं देंगे क्योंकि इसको प्रेसिडेंट बनना है। जब जुडिशरी जहाँ पर फिर भी वो कहते हैं कि जुडिशरी पूरी प्रेसिडेंट के अंडर चाहिए, इस पर कोई कोर्ट नहीं केस चले, कोई कांग्रेस इसको नहीं निकाल सके, कोई सेनेट इसके खिलाफ नहीं कर सके, जिसका वो तो किंग फुल ऑलिगार्की लाना चाहते हैं वो। तीसरी बात इंडिया के कंटेक्स्ट में कि जो अपने यहाँ सिस्टम आया है और जो सारी ये जो है वो प्रोजेक्ट सारी बात चल रही थी प्रोजेक्ट 25 की, उसके काउंटर में जो आया है ना वो है 2047 प्रोजेक्ट 24 नहीं 25, वो उसका डेमोक्रेसी 25, वो पंजी वाला जो प्रपोजल है उसने ये दिया हुआ कि डेमोक्रेसी के 7 पिलर हैं। अगर दुनिया के लोग उन 7 पिलर की रखवाली करें, 7 पिलर पर बात करें, तो तब जाकर के डेमोक्रेसी बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। उसमें 4-5 आपको बताते मोटी मोटी, जिनमें इनकी बात भी आएगी कि वो फ्यूचर टेक्नोक्रेट कैसे काम करता है। पहला है कि इलेक्शन जो है वो फेयर और प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, कि उसमें बाहर का दखलंदाजी कोई नहीं। ठीक है बात। जब इलेक्शन ही अनफेयर है, इलेक्शन के बारे में लोगों को डाउट है, तो इसका मतलब फिर इलेक्शन अनफेयर है तो फिर जो रिप्रेजेंटेटिव बन गया डाउटफुल है ना। इसलिए पहला डेमोक्रेसी के लिए कि इलेक्शन फेयर होनी चाहिए और वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। ये सिद्धांत आ गया। अब इस सिद्धांत को काउंटर कैसे कर रही है मशीनरी या टेक्नोलॉजी, कि NSO एक कंपनी है इजराइल की, उसने ये क्लेम किया है कि मैंने 30 इलेक्शनें कराई हैं दुनिया में, 33 सारी, जिसमें 30 के रिजल्ट उसके मुताबिक आए हैं। 33 इलेक्शनें करवाई, 30 रिजल्ट उसके मुताबिक है जैसे उसने कहा। इसका मतलब NSO जो फ्यूडल टेक्नोक्रेट है, उसने अब लोगों का माइंडसेट जिसने पैसे दिए उसके मुताबिक बदल दिया। अब आपकी चॉइस क्या है, आपके बच्चों का फ्यूचर कहाँ लगा हुआ है, आपका कहाँ राइट बनता है, आपके लिए जस्टिस क्या है, वो ऐसा भरमाया आपको जातिवाद में, धर्म के बाद में दूसरे तीसरे वगैरह इधर उधर की बातें करके। और आप 33 इलेक्शनें करवाई उन्होंने इंटरफेरेंस इजराइल में बैठ करके, और 30 रिजल्ट उनके मुताबिक, मतलब जिन्होंने उनको पैसे दिए थे। एक बात। दूसरा पिलर उसका ये है कि सिविल सोसाइटी और मीडिया के लिए पूरी स्पेस दी जाए। मीडिया और इनको सिविल सोसाइटी को स्पेस देनी हो, तो उसकी एग्जांपल इंडिया में देखो आप। क्या 2000 NGO मोदी सरकार ने बंद की है नहीं, या नहीं की हैं? इस प्ली पर की है कि फॉरेन फंड ही आती है, इनको बाहर से पैसा आता है। ठीक है बात। जब 2000 NGOs ने इस प्ली पर बंद कर दी कि इनको बाहर से पैसा आता है, और अब इन्होंने जो अमेंडमेंट की है कि पॉलिटिकल पार्टी बाहर से पैसा ले सकती हैं, और कब से मंजूर कर दिया? 1976 से। अब बताओ, खुद तो हलवा खाएंगे, दूसरे को घी वाली रोटी मिल जाए तो भी ऑब्जेक्शन है इसको। जे ऑलिगार्की की फार्म है, जे अथॉरिटेरियन हैं कि मैं जो चाहूँ वो कर लूँ, आपको नहीं करने दूँगा। तो जहाँ सिविल सोसाइटी के लिए और मीडिया के लिए स्पेस नहीं है, वहाँ क्या होगा? अच्छा, दूसरा है कि क्या अपोजिशन या जुडिशरी, क्या वो फ्रीक्वेंट वो अपना मतलब इंडिपेंडेंट वर्क कर पाती, नहीं कर पाती? तो जब पेगासस आपने देखा है ना, जब पेगासस वाला जो मशीनरी आई है कि आपका मोबाइल फीड कर दिया उसमें, और पेगासस से सारा पता लग आप क्या बात कर रहे हैं, फ़ोटो खींच सकता है, जब चाहो फ़ोटो खींच सकता है। और उसने अपोजिशन लीडरों को भी किए हैं और अपने भी किए हैं। तो इसका मतलब जब पेगासस टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नो फ्यूडलिज्म आ गया, अब ना तो वो अपोजिशन को बोलने देगा, ना किसी जज को बोलने देगा,
ना किसी उसको जर्नलिस्ट को बोलने देगा, ना किसी सिविल सोसाइटी को बोलने देगा वो। इसका मतलब ये है कि ये मशीनरी, यानी कि जिसको कैपिटलिस्ट समझो या पूंजीवादी समझो या कैपिटल ओनर, जो टेक्नोक्रेट भी है और कैपिटल भी उसके पास है, वो रेगुलेट करता है वो टेक्नो फ्यूडलिज्म। और उनके पास से जो कैपिटल नया आया है वो कैपिटल है जिसको सर्विलेंस कैपिटल कहता हूँ मैं इसको आजकल। सर्विलेंस कैपिटल डाटे का दूसरा नाम है सर्विलेंस कैपिटलिज्म, कि जितने आपके पास मोबाइल हैं सबके पास जीपीएस है, सब देखते हो और सारा रिकॉर्ड उसमें है, और जो आपका देखते हो उससे उसका एल्गोरिथम रेगुलेट कर देता है कि आपका नेचर बेंट ऑफ माइंड क्या है और आपके बेंट ऑफ माइंड को कैसे चेंज करना है। ये आगे वहाँ बैठे 4, 5, 10 आदमी उस एल्गोरिथम के जरिए भी आपको उस एंगल से फीड करते रहते हैं जहाँ से आपका डायरेक्शन जो है वो बदल देती है। तो इसका मतलब कि टेक्नो फ्यूडलिज्म, ओलिगार्की और अथॉरिटेरिज्म, जब तक इनको हम डिटेल में नहीं समझेंगे इनका मुकाबला करेंगे कैसे, ये तो बताओ। हल्ला करने से ठीक है, हल्ला करते रहेंगे हम, ठीक है ये करो, क्या करो भाई ये तो बताओ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये ओलिगार्की और डेमोक्रेसी इसलिए आई है कि जो 250 साल से चला आ रहा है वो लोकतंत्र ही चला आ रहा है। अब लोकतंत्र के गार्व में, लोकतंत्र के कब्र में ओलिगार्की आ रही है, लोकतंत्र के कब्र में अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है। और वो जो अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है इसलिए कहा कि लोकतंत्र के कब्र में ओलिगार्की कैसे आ गई, क्योंकि संविधान तो उनका कब बना हुआ है, 1786 का बना हुआ है उनका, अमेरिका का। आपका तो बना हुआ है हमारा 1950 का बना हुआ है। और 1950 में क्या कैपिटलिस्ट इतने थे जैसे आज है आपके सामने अडानी और अंबानी सरकार के नज़दीक? नहीं थे उस वक्त इतने। जिसके 1950 के संविधान हमारा आधा टेढ़ा जेड़ा वगैरह वो है, उस डेमोक्रेटिक सिद्धांत के मुताबिक, संविधान के मुताबिक आज पोजीशन जो आई है, जिसका मतलब कि डेमोक्रेसी के कब्र में पूंजीवाद आगे बढ़ गया है और उसने ऐसा कृपण कर दिया है। अब देखने वाला ये है कि क्या हमारे संविधान में, हमारे रूल लॉ में को ऐसी दरारें हैं जिसके जरिए पूंजीवाद हमारे अंदर आ सकता है। तो ऐसे 7 पिलर उसने डिस्क्राइब किए हैं। वो 7 पिलर अगर हम बात रखें लोग, तो हम लोग सारी बातें जो है इंडिया में भी हम पॉलिटिकल मूवमेंट, चाहे वो बिपो के बैटन से चलाएं या किसान फ्रंट से चलाएं, उस पॉलिटिकल मूवमेंट से चलाते हुए हम इस चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, ताकि एक क्लाइमेट पॉलिटिक्स, जैसे सुखदेव ने कहा ना कि जब वो अभी उन्होंने पास की ना ला, वो पानी वाला डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ वाटर, तो जब जितने पॉलिटिकल लीडर हैं पंजाब के, चाहे वो, मैं उपदेश नहीं देना चाहता, वैसे एक सवाल है कि कांग्रेसी है, अकाली का है, आपका है, बीजेपी का है, कि भाई साहब ये ला बने के बारे आपकी पार्टी क्या कहती है, यार ये गलत है, तो चलो लिखो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट को, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखो, हमारे सामने लिखो, करो दस्तखत कि ये गलत है। अगर नहीं वहाँ कहता वो गलत है, फिर इस्तीफा दो उससे, तुम किस लिए बैठे हो जहाँ। जिसका मतलब जब हम कॉमन मैन में जो उसके साथ कमिटेड घूमते हैं कि मैं अकाली का हूँ, मैं फलाने का हूँ, उनसे बात करेंगे ये कानून बना भाई, ऐसा बताओ आपकी क्या राय है। तो मेरी जो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम क्लाइमेट को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ते तब तक आगे बात बढ़ाना मुश्किल है। इसीलिए ओलिगार्की का मुकाबला नेचर एग्रीकल्चर और उसके साथ जुड़ी हुई क्लाइमेट पॉलिटिक्स, चाहे वो पानी बचाने में हो, हवा साफ करने में हो, पॉइजन फ्री फूड में हो, या सॉइल हेल्थ की फार्म में हो, वाटर हार्वेस्टिंग में हो, या कुछ एंगल से हो। धन्यवाद। घनश्याम जी।